हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसका कुछ पार्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया हुआ था, एक जिसका नाम है ब्लड। जिसका नाम है ब्लड। आज भी हम लोग टॉपिक ब्लड का कुछ ऐसे पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, देखो हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक से थोड़ा सा अप हमने पढ़ा था लास्ट क्लास। एक फटाफट से रिवाइज कर लेते कि हमने ब्लड में एक्चुअली करा क्या था। ब्लड की स्टडी हेमेटोलॉजी, मैंने एक वर्ड बताया था HAEM। इसका मतलब ही होता है आयरन, और आयरन कहाँ पर होता है हमारे ब्लड में। तो जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखाई दे तो इसका मतलब वो चीज़ किससे रिलेटेड है। साइंटिफिक वर्ड जो भी होगा वो किससे रिलेटेड होगा, वो होगा आपका ब्लड से रिलेटेड। यहाँ पर इसके आगे लॉजी लग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, स्टडी, यानी कि अध्ययन। ये क्या बन जाएगा, स्टडी। और इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाएगा, हेमेटोलॉजी। इन दोनों को मिलाकर बनाने से बन जाएगा हेमेटोलॉजी। ठीक, उसके अलावा हमने पढ़ा था ब्लड का रेड कलर किससे होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, जिससे हमारे ह्यूमंस का ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। HAEM, हिम मतलब आयरन जो रेड कलर देता है, और ग्लोबिन का मतलब है प्रोटीन। ग्लोबिन क्या होता है इसके अंदर, प्रोटीन। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रेड कलर होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था एक चीज और, पीएच वैल्यू। ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होती है, तो याद रखिएगा ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4। ये कैसा होता है नेचर में, देखो आप लोगों ने एक स्केल देखा होगा जो पदार्थ के किनको मापता है, उनके नेचर्स को ना, उनके नेचर को मापता है कि वो जो भी चीज़ है वो किस नेचर की है। कोई चीज़ खाने में खट्टी मीठी होती है ना, कोई चीज़ कड़वी होती है, कोई चीज़ बेस्वाद होती है। तो एक स्केल होता है जिसको पीएच स्केल बोला जाता है, जहाँ पर 7, 0 और 14, 0 से 14 नंबर होता है। जो बीच में 7 नंबर होता है ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता। 7 से 0 की तरफ आते रहेंगे तो वो एसिडिक हो जाएंगे, है ना, तो एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। और 7 से 14 वो बेसिक नेचर के हो जाएंगे। किस नेचर के, बेसिक नेचर के। बेसिक यानी कि क्षार, आपने हिंदी में पढ़ा होगा अम्ल और क्षार। तो हमारा ब्लड जो है वो कहाँ पर है, 7.4 पीएच वैल्यू है, यानी कि 7 से थोड़ा सा हल्का सा आगे, है ना, 7 से थोड़ा सा हल्का हल्का सा आगे है, तो यानी कि एसिडिक नेचर का नहीं है। किस नेचर का है, बेसिक नेचर का, यानी कि बेस नेचर का। बेस नेचर का है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रॉपर बेस नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा स्लाइटली, स्लाइटली बेस। किस नेचर का है, ये है स्लाइटली बेस नेचर का। हमारा ब्लड किस नेचर का है, स्लाइटली बेस नेचर का है। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। ब्लड में हमने पढ़ा था क्या क्या होता है। ब्लड 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। एक प्लाज्मा जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो अप्रोक्स 55% होता है, और दूसरा होता है सॉलिड। सॉलिड में क्या आती है, सेल्स आती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक, उसके अलावा हमने क्या स्टार्ट कर दिया था, उसके अलावा हमने पढ़ा था RBCs के बारे में। उसके अलावा हमने पढ़ा था RBCs के बारे में। उसके अलावा हमने पढ़ा था RBCs के बारे में। RBC क्या होती है, RBC रेड ब्लड सेल्स। क्या होती हैं RBCs, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं, RBC होती है। देखो इनका एक अन्य नाम यानी कि साइंटिफिक नाम क्या होता है RBCs का। RBC का साइंटिफिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, साइट्स यानी कि सेल, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, रेड यानी कि लाल ब्लड सेल्स। जहां पर भी एरिथ्रो आ जाएगा यानी कि RBC की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद उसके बाद RBC का काउंट
काउंटिंग मतलब कितनी होती हैं ब्लड के अंदर आरबीसीज। तो अगर हम आरबीसीज को काउंट करते हैं तो मैंने बताया था मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती हैं, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होती हैं। मेल में कितनी बताई थी मैंने, मिलियंस में होती हैं। देखो 4.5 टू 5.5 मिलियंस, वो भी पर 100 ml एचबी लिखा होता है हमेशा हीमोग्लोबिन। और फीमेल में होता है, फीमेल में होता है कम। फीमेल में कितना होता है, फीमेल में लगा लो आप 4 टू 4.5 या 4.5 से 5.6 अप्रोक्स इतना ही पाया जाता है, और 4 से 4.5। सेम मिलियंस में 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन, एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके अलावा क्या बताया था, साइज, आरबीसी का साइज कैसा होता है। आरबीसी का साइज जो होता है वो तीनों ब्लड सेल्स में सबसे छोटा होता है। तीनों ब्लड सेल्स में जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी होती है, तीनों सेल्स में। तीनों सेल्स में किसमें, देखो 3 सेल्स होती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, आरबीसी होती है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, आरबीसी होती है। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम जो होती हैं, मैक्सिमम नंबर में जो होती हैं वो भी कौन सी होती हैं, आरबीसी होती हैं। ज़्यादा होती हैं और छोटी छोटी होती हैं। उसके अलावा आरबीसी का, इसका फॉर्मेशन कहाँ बताया था मैंने, इसका फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था बोन मैरो में। इसका फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था बोन मैरो में। इसका फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा, यानी कि अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा यानी कि हड्डियों का अंदर वाला पार्ट, बाहर वाला नहीं, हड्डियों के अंदर पाया जाता है अस्थि मज्जा। फॉर्मेशन होता है, लाइफ स्पैन मैंने इसका बताया था, लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ स्पैन इसका होता है 120 दिन का, 120 डेज का इसका लाइफ स्पैन होता है। उसके अलावा इसकी डेड कहाँ होती है, ये डेड कहाँ होती है, इनकी डेथ कहाँ होती है, यानी कि कहाँ जाकर डेथ फॉर्म में रहती हैं, तो कहाँ पर होती है, स्प्लीन में। स्प्लीन जिसको बोला जाता है प्लीहा, जिसको बोला जाता है प्लीहा या फिर तिल्ली। और साथ ही साथ कुछ कुछ कहाँ पर जाती हैं, लीवर में भी जाती हैं। कुछ लीवर यानी कि यकृत में भी डेथ होती है किसी की, मतलब कुछ सारी की सारी स्प्लीन में नहीं जाती हैं, कुछ ऐसी आरबीसी होती हैं जो लीवर में जाकर भी डेथ होती है जिनकी। ठीक है, स्प्लीन और लीवर दोनों में डेथ होती है। स्प्लीन में ज़्यादा होती है जो डेथ होती है, ठीक है, और लीवर में कम, लीवर में कम। ठीक, तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो स्प्लीन से ही आएगा क्योंकि लीवर में बहुत कम जाती है। अच्छा, स्प्लीन में जो सेल जाती हैं, स्प्लीन में और लीवर में जो डेड सेल जाती हैं, इसीलिए इन दोनों को क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड। इनको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। ब्लड या फिर ब्लड की जगह आप आरबीसी लिखिए। ब्लड इसलिए लिखा क्योंकि ब्लड ही पूछा जाएगा, क्योंकि ब्लड आरबीसी सबसे ज्यादा होती है ब्लड के अंदर, तो इसीलिए आरबीसी को ब्लड ही बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की जगह वो आपको ब्लड भी लिखा हुआ दे सकता है, तो ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड किसको बोला जाएगा, स्प्लीन और लीवर को। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आएगा तो स्प्लीन के उससे ही आएगा, दोनों आपके सामने नहीं आएंगे। अब देखो स्प्लीन में जो सेल आपकी जा रही हैं, स्प्लीन में जो सेल आपकी जा रही हैं उसमें से स्प्लीन में जो सेल्स आपकी जाती हैं डेड होने, वहां पर वो रीजनरेट भी होती हैं। रीजनरेट यानी कि उनका पुनर्जन्म होता है, एक तरीके से उनका क्या होता है, पुनर्जन्म हो रहा है। रीजनरेट यानी कि कुछ डेथ हो जाती है और कुछ की दोबारा से अपने आप को वो रीजनरेट करना शुरू कर देती हैं। जब यहाँ पर स्प्लीन में सेल डेथ भी हो रही है तो उसको ग्रेवयार्ड भी बोला जा रहा है, और अगर स्प्लीन के अंदर जो डेथ हो रही है वो कुछ उसमें से सेल अपने आप को रीजनरेट भी करती हैं, अपने आप को रीजनरेट भी कर रही हैं, और वहाँ पे जाके रीजनरेट करके दोबारा से अपने आप को एक्टिव कर लेती हैं, लाइव कर लेती हैं और वहीं पर ही रहने लगती हैं। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, वहीं पर ही सेव होने लगता है, कुछ सेव ब्लड होने लगता है, तो इसीलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक।
ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्लड बैंक भी स्प्लीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्प्लीन के अंदर जो डेड सेल्स जाती हैं आरबीसी की, वो अपने आप को रीजनरेट करती हैं और वहीं पर स्टोर होना शुरू हो जाती हैं, और जहाँ पर ब्लड स्टोर होता है उसको ब्लड बैंक बोला जाता है। तो आरबीसी कहाँ पर स्टोर हो रही है? स्प्लीन में स्टोर हो रही है, इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से, जहाँ पर मैं स्टार कर रही हूँ, एक तो स्प्लीन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसका ध्यान रखना है। ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी क्या होता है? स्प्लीन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। एरिथ्रोसाइट्स इसका साइंटिफिक नाम होता है, और फॉर्मेशन इसका लाइफ स्पेन है ना, और इसकी डेथ जो अभी मैंने बताई थी। कुछ कुछ पॉइंट हैं जो आरबीसी के हमने लास्ट टाइम भी यही पढ़े थे, है ना, और इसी तरीके से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं। चलते हैं आगे। इसके अलावा आरबीसी का हमने और क्या पढ़ा था? इसके अलावा हमने पढ़ा था आरबीसी का कि आरबीसी काम कैसे करती है। आरबीसी काम कैसे करती है, क्या काम करती है आरबीसी? तो आरबीसी का काम मैंने बताया था, फंक्शन ऑफ आरबीसी। फंक्शन ऑफ आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं? तो ये क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है हमारी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट करती है किसका? ऑक्सीजन का और CO2 का। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 जो घूम रही है ब्लड के अंदर मिलकर, उसको कौन कैरी करके घूम रहा है? उसको आरबीसी ही कैरी करके घूमती है। मैंने आपको बताया था, जैसे ही ऑक्सीजन आरबीसी यानी कि ब्लड के साथ मिलता है ना, ब्लड के साथ मिलता है, इसी आरबीसी के अंदर होते हैं क्या? HB। HB मतलब हीमोग्लोबिन, है ना, HB। O2 और HB दोनों मिलते हैं। O2 और HB जब दोनों मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसका नाम क्या हो जाता है? HbO2। इसका नाम हो जाता है HbO2। तो इसी को क्या बोला जाता है? ऑक्सी, इसी को बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सेम ऐसे ही CO2 जब HB यानी कि हीमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी से मिलता है, ब्लड से मिलता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से मिलता है तो क्या बना देता है? HbCO2। वो बना देता है HbCO2, जिसको बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसको बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं वो किस फॉर्म में जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती हैं? HbO2 और HbCO2। HbO को बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और HbCO2 को बोला जाता है CO2 यानी कि कार्बन, यानी कि कार्बन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस फॉर्म में इनको पाया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन का, कैसे करते हैं? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, C6H12O6। ये क्या है? ये है एक ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज किससे मिलता है? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी गैसें जाती हैं, ऑक्सीजन भी जाती है, तो ऑक्सीजन से मिलता है, ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सीडेशन होता है, जिससे किस चीज में टूट जाती है? एक CO2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है। ये क्या है हमारा? ऑक्सीजन। ये क्या है हमारा? ऑक्सीजन। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा ये क्या है? H2O क्या है हमारा? वाटर। H2 है वाटर, और ये क्या है? ATP की फॉर्म में एनर्जी बन रही है, और ये एनर्जी हमारी सेल्स, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो ये एनर्जी हमारी सेल्स अब्जॉर्व कर लेती हैं। H2O वाटर हमारी बॉडी के अंदर ऐसे ही बनता रहता है, घूमता रहता है। CO2 ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन से ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, और जैसे ही अलग होती है ये किसके साथ मिल जाती है? ये मिल जाती है ब्लड के साथ, और ब्लड के साथ मिलकर फिर ये हमारी बॉडी से, लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी से फिर हम जो एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। O2 जिस फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ मिलकर रहती है वो क्या है? आरबीसी के साथ रहती है। ठीक है, अब देखो इतना हमने किया था, सिर्फ इतना ही हमने किया था। ATP की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एडिनोसिन
वो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मैं नीचे लिख देती हूँ, शायद कट सकता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पूछा गया क्वेश्चन है एटीपी की फुल फॉर्म, तो ध्यान रखिएगा एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आगे चलते हैं आरबीसी के। अब देखो आरबीसी क्या है, ब्लड है ना, हीमोग्लोबिन है। अब इसकी कमी से और इसके ज़्यादा होने से भी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है, इसके कम और ज़्यादा होने से भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कौन सी प्रॉब्लम आ सकती हैं, हमें कोई ना कोई बीमारी या डिजीज हो सकती है। वो बीमारी क्या होती है, देखो वो बीमारी क्या होती है, अगर हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी या फिर बहुत कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा, कमी से और ज़्यादा होने से। आरबीसी की कमी, यानी कि इसको मैं इस तरीके से दिखा सकती हूँ, डाउन। ये कैसा जो साइन है यहाँ पर, ये कैसा साइन है, डाउन का, यानी कि आरबीसी की कमी होने से क्या होता है। ठीक है, दूसरा एक आता है एचबी की कमी। एचबी की कमी, ठीक है, एचबी की कमी क्या होती है, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी यानी कि सीधा सीधा खून की कमी। हालांकि आरबीसी की कमी भी खून की कमी होती है, लेकिन जो एचबी की कमी होती है ना उसको अनेमिया भी बोला जाता है। जो एचबी की कमी होती है उसको अनेमिया बोला जाता है। जो एचबी की कमी होती है ना उसे अनेमिया बोला जाता है। MIA उसको बोला जाता है अनेमिया। ठीक है, आरबीसी की कमी, ये तो सिंपल एचबी की कमी सीधा सीधा हो गया कि ब्लड की कमी हो रही है। आरबीसी की कमी भी ब्लड की कमी होती है, लेकिन ये इसे अमेनिया से थोड़ा सा अलग होता क्या है, इसके अंदर एक होता है आरबीसी की अधिकता। अधिकता को भी कुछ बोला जाता है, उससे भी कुछ ना कुछ परेशानी होती है। अधिकता के लिए हम लोग एरो को थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाते हैं। ठीक है, आरबीसी की कमी, आरबीसी की अधिकता और एचबी की कमी। एचबी यानी कि ब्लड की, यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी, अनेमिया हो गया। अब देखो इसकी कमी होती है तो क्या होता है, एरिथ्रोसाइटोपीनिया। एरिथ्रोसाइटोपीनिया, एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी की सेल्स, पीनिया का मतलब होता है कमी। जहां पर भी ये वर्ड होता है पीनिया, याद रखना इसका मतलब होता है किसी भी चीज की कमी। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज की कमी। आरबीसी की कमी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोपीनिया। ये वर्ड ध्यान रखना, एरिथ्रोसाइट का मतलब होता है आरबीसी और पीनिया का मतलब होता है कमी। तो आरबीसी की कमी से जो बीमारी होती है, आरबीसी की कमी से जो बीमारी होती है उसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइटोपीनिया। इरेजी हो गया, एरिथ्रोसाइटोपीनिया। एरिथ्रोसाइटोपीनिया, स्पीनिया का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर डिक्रीजमेंट, यानी कि किसी भी चीज की कमी होना। ठीक है, दूसरा आरबीसी की अधिकता, यानी कि जब आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। उसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। इसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। अधिकता हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड। ऑब्वियसली कोई चीज कम होगी तो भी बीमारी होगी, कोई चीज ज्यादा होगी तो भी बीमारी होगी। जो चीज ज्यादा हो रही है, अगर आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाती है ना तो क्या हो जाता है, ब्लड जो है बहुत गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, बहुत डार्क कलर का होना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा हमारी स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ स्पॉट्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। स्पॉट्स यानी कि बहुत ज्यादा लाल, जो काले से दिखाई देने लगते हैं, धब्बे धब्बे से हमारी स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देने लगता है। उसी बीमारी को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया, उसी को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। ठीक, एक बीमारी और है जिससे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया लेकिन पॉसिबिलिटी है आगे आने वाले क्वेश्चंस में। देखो वो क्या है, वो क्वेश्चन है आपका
एक बीमारी जिसको बोला जाता है, एक बीमारी जिसको बोला जाता है सिकल सेल, सिकल सेल ये भी आरबीसी में होने वाली एक बीमारी है। अब आरबीसी में इसमें क्या होता है, इसमें कमी ही होती है। देखो सिकल सेल कमी हो रही है तो अनेमिया लिखेंगे इसको, सिकल सेल अनेमिया, इसको बोला जाता है सिकल सेल अनेमिया। ध्यान से समझना इसको क्या बीमारी है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सिकल सेल अनेमिया कह रही हूँ, अनेमिया क्या होता है, जिसके अंदर वही सेम आरबीसी की कमी हो जाती है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। आपको खून की कमी की सिर्फ एक ही बीमारी नहीं होती है अनेमिया, अनेमिया बहुत सारी टाइप की होती है। ठीक है, अनेमिया बहुत सारी, क्योंकि खून की कमी बहुत सारे तरीके से हो सकती है, जरूरी नहीं कि सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन की कमी है तो यानी कि खून की कमी है, अनेमिया हो गया। ठीक है, आरबीसी की कमी है तो भी खून की कमी होगी, क्योंकि आरबीसी सबसे ज्यादा पाई जाती है ब्लड के अंदर। ठीक, लेकिन उसको अनेमिया नहीं बोला जाता, उसको एरिथ्रोसाइटोपेनिया बोला जाता है। आरबीसी ज्यादा हो जाती है, पॉलीसाइथेमिया हो जाता है, उस बीमारी को बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया। सेम ऐसे ही सिकल सेल अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया भी क्या होता है, एक तरीके से खून की कमी होती है। खून की कमी कैसे हो जाती है, क्योंकि आरबीसी कम हो जाती है। आरबीसी कम का क्या मतलब है, इसके अंदर आरबीसी की जो शेप होती है, इसके अंदर जो शेप होती है ना आरबीसी की, इसके अंदर जो शेप होती है, शेप ऑफ आरबीसी, वो कैसी हो जाती है, तो याद रखना हाफ मून के जैसी हो जाती है। इसको बोला जाता है हाफ मून। इसकी शेप कैसी हो जाती है, हाफ मून, इस तरीके से। इस तरीके के आरबीसी की जो नॉर्मली शेप होती है वो होती है सर्कल राउंड में, है ना, अप्रोक्स सर्कल के जैसी होती है, एकदम एग्जैक्ट सर्कल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ऐसे प्रॉपर गोल, प्रॉपर सर्कल नहीं होता है, थोड़ा सर्कल की ही शेप में इस तरीके से, है ना, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉपर सर्कल है तो प्रॉपर सर्कल। लेकिन इस वाली बीमारी में, कौन सी बीमारी है ये बीमारी है सिकल सेल अनेमिया। इस बीमारी के अंदर जो आरबीसी की शेप होती है वो हाफ मून की तरह हो जाती है, यानी कि चांद, आधे चांद की तरह। हाफ मून का मतलब होता है आधा चांद, दिखाई दे रहा है ना, आधा चांद ऐसे ही होता है ना, तो कुछ कुछ इस तरीके की हो जाती है, ऐसे ऐसे, मतलब कैसे भी हो सकती है, लेकिन हाफ मून होता है ना। पूरा सर्कल को आधा कर दोगे तो जैसा दिखाई देगा वैसा किस बीमारी में होता है, सिकल सेल के अंदर होता है। आरबीसी की सिकल सेल के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर है। अब देखो, ये था हमारा आरबीसी, जिसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाले उसमें भी एक इसकी कमी, हीमोग्लोबिन, ये तो काफी ये वाली चीज तो काफी कॉमन है। अनेमिया लिखा हुआ है यहाँ पर, हम अनेमिया, ठीक। ऐसे ही और क्या है, ये वाली बीमारी ध्यान रखना, और एक ये बीमारी पॉलीसाइथेमिया, वो सीधा लिख देगा पॉलीसाइथेमिया। कैसे होता है, आरबीसी की ज्यादा से, आरबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी के ज्यादा होने से, या डब्ल्यूबीसी की कमी से। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये कैसे होता है और कैसे नहीं। क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डब्ल्यूबीसी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डब्ल्यूबीसी ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होती है हमारी वाइट ब्लड सेल। हिंदी में इनको बोला जाता है श्वेत रक्त कोशिका या कणिका, कुछ भी। कोशिका और कणिका एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है, श्वेत रक्त कोशिका या फिर कणिका। कोशिका कणिका एक ही चीज है, दोनों अलग अलग चीज नहीं है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैम कोशिका लिखवा रही है, कभी कणिका लिखवा रही है, बात एक ही है। कोशिका और कणिका एक ही चीज होती है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक, अब देखो, जैसे मैंने आरबीसी का साइंटिफिक नाम बताया था, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी का भी साइंटिफिक नाम होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नाम क्या होगा, देखो डब्ल्यूबीसी किस कलर की है, व्हाइट कलर की है। जब हमने सेल पढ़ा था तो मैंने सेल में आपको एक चीज बताई थी, सेल के अंदर प्लास्टिड, सेल के अंदर प्लास्टिड पाया जाता है, और प्लास्टिड के अंदर भी 3-4 पिगमेंट्स थे जो पिगमेंट देने वाले
उसके पार्ट्स थे, उसमें एक श्वेत कलर यानी कि वाइट कलर के लिए, वाइट कलर या ट्रांसपेरेंट कलर जो होता है प्लांट के अंदर देने के लिए, उसके लिए एक वर्ड मैंने बताया था आपको, ल्यूको, है ना। वही वर्ड यहाँ पर काम आएगा, क्योंकि साइंस में वाइट से रिलेटेड कोई भी चीज हो उसको ल्यूको ही बोलेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, साइट मतलब सेल, और ल्यूको, जहां पर भी ल्यूको वर्ड आपको दिखाई दे जाए समझ लेना साइंस में वो चीज किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वाइट चीज से रिलेटेड है। वो कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, तो वाइट चीज से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, वाइट से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं किस चीज से रिलेटेड है, वाइट चीज से रिलेटेड है, ठीक है। एरिथ्रो रेड आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स। अब इसकी काउंटिंग यानी कि ये कितनी होती है काउंटिंग के अंदर, अगर इनको काउंट किया जाए तो ये कितनी होती है, तो याद रखना 8,000 से 10,000 तक, 8,000 से 10,000 पर 100 मिलीलीटर HB हीमोग्लोबिन, इतनी 1000, या आप सीधा ये देख लेना थाउजेंड्स में पाई जाती हैं। ये कैसी होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स थाउजेंड्स में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, थाउजेंड्स में पाई जाती हैं। और अगर आपको कहीं ब्लड पूरा लिखा हुआ आ रहा है तो याद रखना लास्ट में MLHB होता है, MLHB, ML यानी कि मिलीलीटर, और HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। इस HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, इस HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले कि ब्लड के अंदर, मतलब बहुत सारे ब्लड, एक ब्लड लिखा हुआ था कि ब्लड सेल काउंट लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि ML के बाद ये जो HB है इसको क्या बोला जाता है ना, तो हीमोग्लोबिन बोला जाता है। तो WBC किस में होती है, थाउजेंड्स में होती है, ठीक है। अब देखो इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, इसका लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होता, 2 से 4 दिन का ही होता है, 2 to 4 days, 2 से 4 दिन के बीच का ही होता है। अब इसका कहाँ बनती है WBC भी, ये भी बोन मैरो में ही बनती है, पूरा ब्लड बोन मैरो में ही बनता है हमारा, ठीक है। और लेकिन ये डेड कहाँ पर होती है, ये डेड कहाँ पर होती हैं, ये डेड होती हैं आपके ब्लड में ही, जो ब्लड हमारी बॉडी में घूम रहा है वहीं पर ही ये जाकर डेड हो जाती हैं। और रीजनरेट कहाँ पर होती हैं, रीजनरेट यानी कि अपने आप को दोबारा से कहाँ पर रीजनरेट करती हैं, तो ब्लड में ही करती हैं। जहाँ मरेंगी वहीं पर रीजनरेट होगा, ऐसा तो नहीं है मर कहीं और रहे हैं और रीजनरेट कहीं और हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जहाँ मरते हैं वहीं पे रीजनरेशन होती है किसी चीज़ की, तो दोनों एक ही जगह है, कहाँ पर, ब्लड में। ब्लड में इनकी डेथ होती है और ब्लड में इनका रीजनरेशन होता है, ठीक है। WBC का काम क्या होता है, यानी कि फंक्शन क्या होता है, WBC का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता हमें मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, WBC ही हमारी बॉडी के अंदर रोगों से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता हमको प्रदान करता है, ठीक है। ये जो लाइन है ना, इसको ध्यान रखना कि इसका काम क्या होता है WBC का, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता, लोगों नहीं रोगों, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करना। ये काम किसका है, ये काम है WBC का। इंग्लिश में इसको अगर देखेंगे तो ये हमें क्या देता है, प्रतिरोधी क्षमता, यानी कि एक तरीके से इम्यूनिटी, ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। WBC का क्या काम होता है, ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। इम्यूनिटी प्रदान करने का क्या मतलब है, देखो क्या करता है, हम लोग कुछ भी खा रहे हैं या कुछ भी नहीं खा रहे हैं, चलो जरूर नहीं कि कुछ खा के बीमार होते हैं, बीमार तुम कैसे भी हो सकते हैं, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, कोई भी वायरस हो गया, कुछ भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जा रही है और ऐसी चीज़ जो हमें डैमेज कर सकती है, हमारी सेल को डैमेज कर सकती है,
और हमें बीमार कर सकती है ना, हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर वो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, है ना, तो उससे हमें बचाएगा कौन? कौन बचाता है उससे? उससे बचाने का काम ही डब्ल्यूबीसी करती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर ऐसी ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो कोई बैक्टीरिया के, जो भी हमारे अंदर बैक्टीरिया आ रहा है उससे फाइट करती हैं। ठीक, उसके अलावा जो भी एलर्जी का बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं बाहर से, है ना, तो उससे लड़ती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, हमारी बाकी सेल को प्रोटेक्ट करती हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ने से रुक जाते हैं। जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी, जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी वो इंसान जल्दी जल्दी बीमार होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डब्ल्यूबीसी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ठीक से काम नहीं कर रही है। डब्ल्यूबीसी की या तो कमी है, तो उसकी क्या हो गया, इम्यूनिटी वीक हो रही है। इम्यूनिटी वीक हो रही है तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसकी बॉडी में आएगा, है ना, डब्ल्यूबीसी उससे फाइट नहीं कर पाएंगी, फाइट नहीं कर पाएंगी तो बैक्टीरिया और वायरस जो भी बॉडी के अंदर घुसा है वो उस पर हावी हो जाएगा, हावी हो जाएगा तो वो बीमारी हमें हो जाएगी। जो भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया, अब जैसे कोविड में क्या हुआ था, कोविड में यही चीज हुई थी कि जब कोरोना वायरस आया था तो जिसकी इम्यूनिटी वीक थी, कोविड तो हुआ सबको ही था, मोस्टली सभी को कोविड हुआ था, मुझे भी कोविड हुआ था, है ना, लेकिन क्या था कोविड, वही था कोल्ड। जिन जिन लोगों को उस टाइम पर कोल्ड हुआ था, यानी कि मोस्टली सभी को, 90% से भी ज्यादा लोगों को कोविड हुआ था, है ना। लेकिन कोविड में ऐसे लोग जिनकी डेथ हुई है ज्यादा से ज्यादा, बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, है ना, जो ओल्ड एज लोग हैं या फिर बहुत कम एज के लोग हैं, है ना, ऐसे लोगों की डेथ बहुत ज्यादा हुई है कोविड में। क्यों हुई है? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, ओल्ड एज में तो वैसे भी इम्यूनिटी जो डब्ल्यूबीसीज हैं ये इतनी जल्दी से बनती नहीं है और ग्रो नहीं करती हैं, तो ओल्ड एज लोगों की वैसे ही इम्यूनिटी वीक होती है। तो कोविड में क्या हुआ था, जो कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर आया, जिसकी डब्ल्यूबीसी वीक थी, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा वीक था, कोविड उसके ऊपर, कोरोना वायरस जो था वो उसके ऊपर हैवी हुआ, हावी हुआ, और हावी होने की वजह से वो इंसान को अपने साथ ही ले गया। ठीक, मेरे को कोरोना वायरस हुआ था लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी डब्ल्यूबीसीज अच्छी खासी थी और मेरा जो इम्यूनिटी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जिनकी डब्ल्यूबीसी अच्छी खासी पली बड़ी थी बॉडी के अंदर, जिन्होंने अच्छे से उनका ध्यान रखा हुआ था। अच्छे से ध्यान का मतलब है हेल्थी फूड, जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है आपकी, है ना, जिससे ऐसे खाना जिससे आपकी इम्यूनिटी पर फर्क हो उसको अवॉइड करते थे। उस टाइम पर बोलते थे ना कि अरे ये खाओ, सिट्रिक एसिड लो, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसी चीज़ें खाओ, ऐसे खाना खाओ। तो बिल्कुल ऐसे ही खाना ज़्यादा फोकस पे रखना चाहिए जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखे, ताकि जैसे कोरोना वायरस आता, अगर आगे भी ऐसी कोई बीमारी आती है तो उससे लड़ने के लिए आपकी बॉडी पूरी तरह तैयार हो। ठीक है, तो आपको भी कुछ तैयारियां अपने आप करनी पड़ती हैं। सारी की सारी तैयारियां सिर्फ गवर्नमेंट या फिर सारी संस्थाएं नहीं करती हैं कि हॉस्पिटलाइज अच्छे होने चाहिए या ये फैसिलिटी होनी चाहिए, वो होना चाहिए। उससे पहले आप अपनी तैयारी खुद से करके रखो कि अगर ऐसी कोई भी बीमारी या कोई भी बैक्टीरिया वायरस इन फ्यूचर कोविड की तरह आता है तो आपकी बॉडी पूरी तरह रेडी है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को इस तरीके से बनाया है कि वो उससे फाइट कर सके। और वो किस लिए होगा, किससे होगा? वो होगा डब्ल्यूबीसी को स्ट्रांग करने से। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी वही है जिन्होंने कोविड में आप लोगों का बहुत साथ दिया है, हमारा बहुत साथ दिया है, मेरा बहुत साथ दिया है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का फंक्शन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, है ना। क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। कौन? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधी क्षमता हमें कौन दिलाता है? डब्ल्यूबीसी ही दिलाता है। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारी सेल्स आती हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारी सेल्स आती हैं जो हमें पढ़नी है, अलग अलग टाइप की। आरबीसी के अंदर कोई टाइप नहीं था, डब्ल्यूबीसी के अंदर लेकिन कुछ टाइप्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। वो कौन से हैं? देखो, डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स हमें पढ़ने हैं, डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप सेल हमें पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से? कौन कौन से डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? देखो, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, यही पांचों हमें आपको पढ़ने हैं। बेसोफिल्स, एक है बेसोफिल्स, दूसरा
दूसरा है इओसिनोफिल्स या फिर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। तीसरा है, एक है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स। एक है मोनोसाइट्स। एक है मोनोसाइट्स और एक है लिम्फोसाइट। एक है लिम्फोसाइट। ये 5 टाइप की WBCs हैं, जो पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी CBC कराते हो, CBC मैंने बताया था ना, ब्लड काउंट की जो टेस्ट डॉक्टर लिखता है, उसके अंदर जब आप देखोगे ना, उसके अंदर सारी WBCs का डिटेल आपके सामने होगा कि WBCs बेसोफिल्स कितनी होनी चाहिए और कितनी है आपकी बॉडी में काउंट करके, न्यूट्रोफिल्स कितनी होनी चाहिए, कितनी है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो यहाँ से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही होगा कि बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोफिल्स और लिम्फोसाइट ये काम क्या क्या करती हैं। ठीक है, ये क्या क्या काम करती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया से लड़ती हैं, वायरस से लड़ती हैं, एलर्जी की कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर गुजरा जो एलर्जी कर दे हमें किसी भी चीज़ की, है ना, उससे लड़ती हैं। तो कैसे करती हैं, तो देखो बेसोफिल्स, बेसोफिल्स क्या करता है, तो याद रखना एलर्जी, एलर्जी के बैक्टीरियाज को थोड़ा सा हमसे दूर रखता है। जो भी एलर्जी, ऐसा पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर है जो हमें एलर्जी कर सकता है ना, तो उसको मारने का काम करता है। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, बैक्टीरिया, साथ में फंगस, जो फंगी, जो फंगस बीमारी हमारी बॉडी में कर देते हैं, है ना, उससे लड़ने का काम कौन सी सेल करती है WBC की, तो न्यूट्रोफिल्स करती है। कौन सी सेल करती है, न्यूट्रोफिल्स करती है। नेक्स्ट है आपका इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स क्या करती है, पैरासाइटिक। पैरासाइटिक आपने सुना होगा क्या होते हैं, पैरासाइटिक जितने भी, जिसको बोला था परजीवी, है ना, परजीवी, उनको हमसे दूर करने का काम। वो हमसे दूर का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर अगर वो आ गए हैं, दूर का मतलब एक तो होता है कि पहला काम तो हम ही करें, कितनी साफ सफाई करें कि वो हमसे दूर ही रहें, है ना। बैक्टीरिया वायरस कैसे आता है, गंदा पानी पीने से, है ना, गंदगी रखने से। आप हाइजीन रहिए, ठीक है, तो उससे ये चीज़ें दूर रहेंगी। अगर फिर भी हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें चली जाती हैं, चली ही जाती हैं, चाहे कोई कितना भी हाइजीन हो, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये चली ही जाती है। तो अगर ये चली गई हैं तो उनसे लड़ने के लिए, वो हार्म हमें कर दें उससे पहले, हमारी बॉडी के अंदर पहली ऐसी सेल्स होती हैं जो उनको टक्कर दें और उनको हरा दें। तो पैरासाइटिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरों के ऊपर रहती हैं। पैरासाइटिक बहुत सारे जीव होते हैं जिनको रहने के लिए किसी न किसी जीव की ज़रूरत होती है, दूसरे जीव की ज़रूरत होती है, उनको बुलाता है पैरासाइटिक, परजीवी, है ना। तो वो हमें आकर बीमार कर दें उससे पहले ही इओसिनोफिल्स, WBC की इओसिनोफिल्स क्या करती हैं, उनको मार देती हैं। ठीक, उनसे लड़ती हैं और मार देती हैं। अब आता है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब आता है आपका मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। पहले, सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी होती है और सबसे कम कौन सी होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। WBC 5 टाइप की मैंने बताई, 5 टाइप में भी कोई ज़्यादा होती है कोई कम होती है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स। ठीक, सबसे ज़्यादा होती है न्यूट्रोफिल्स, और उसके बाद सबसे कम जो होती है वो क्या होती है, बेसोफिल्स। सबसे कम होती है यानी कि मिनिमम होती है कौन सी, बेसोफिल्स, मिनिमम होती है बेसोफिल्स। क्लियर है, मिनिमम होती है बेसोफिल्स। अब देखो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये दो सेल हैं, ये क्या करती हैं। लिम्फोसाइट क्या करती हैं, देखो लिम्फोसाइट के अंदर भी 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। लिम्फोसाइट के अंदर भी 2 टाइप की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक होती है T सेल और एक होता है B सेल। एक होता है T सेल और एक होता है B सेल। ठीक है, इतना डिटेल आपसे एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा, बस वो ये पूछ सकता है कि T सेल और B सेल WBC की कौन सी टाइप की सेल में पाई जाती हैं। तो याद रखना लिम्फोसाइट में पाई जाती हैं T सेल और B सेल। करती क्या है ये, कुछ नहीं करती, कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में हेल्पफुल करती है। बस आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा
लिम्फोसाइट से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिम्फोसाइट का मेन काम होता है प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना भाई? तो एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस करना भाई? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना? एंटीबॉडीज। अब आप बोलोगे जी एंटीबॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज क्या होता है? देखो, एंटीबॉडी का निर्माण करना। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया है ना, तो लिम्फोसाइट क्या करेगी? ऐसे एंटीबॉडीज बनाएगी जो उनसे लड़ती होंगी, है ना। तो डायरेक्ट सेल लड़ाई नहीं करती है, सेल जो है वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो वो उनसे ज़्यादा लड़ाई करती हैं। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जो हमारी बॉडी में आज तक नहीं था और बाहर से एंट्री करी जिसने, उनको मारने का काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रहती ही हैं, है ना। अब जैसे हमारा घर है, हमारे घर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो रहते ही हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई नया मेंबर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो सब देखते हैं, है ना। कोई डॉग होता है, डॉग घर में पाल लेते हैं, डॉग को पता है जो घर में रह रहा है उसको कुछ नहीं कहना है। ऐसी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं उनको कुछ नहीं कहती है। लेकिन जैसे ही घर के अंदर कोई बाहर अननोन पर्सन आएगा, डॉग जो है वो उस पर भौंकना शुरू कर देगा, है ना, उस पर भौंकना शुरू कर देगा। तो यही एंटीबॉडीज काम करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर घुस रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, एलर्जी, कुछ भी है ना, तो उससे कौन, लिम्फोसाइट जो है वो उसके अगेंस्ट फटाफट से एंटीबॉडीज बना देता है, ताकि वो उससे लड़ाई करे और उसको वहीं पर रोक दे। ठीक है, वो उससे लड़ाई करे और उसको वहीं पर रोक दे। तो याद रखना, लिम्फोसाइट के अंदर टी सेल्स और बी सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, टी सेल्स और बी सेल्स पाई जाती हैं, और इस टी सेल को बोला जाता है किलर सेल, नेचुरल किलर सेल। इस टी सेल को बोला जाता है नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल। याद रखना। वैसे इतना डिटेल आपसे पूछेगा नहीं, सिर्फ डब्ल्यूबीसी की टाइप्स जरूर पूछेगा, ये पूरा टाइप्स एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये पूरा टाइप्स एग्जाम में पूछा जाता है। फिंगर्स पर याद रख लो डब्ल्यूबीसीज। सबसे पहले बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मैक्सिमम होता है न्यूट्रोफिल्स, मिनिमम होता है बेसोफिल्स। ठीक, अब मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स भी क्या करती हैं? हमारी बॉडी के अंदर आने वाले फॉरेन पार्टिकल से फाइट करने का काम करती हैं। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है यानी कि अननोन पार्टिकल है, हमारी बॉडी के अंदर जो अननोन पार्टिकल है उससे फाइट करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो अननोन पार्टिकल कोई भी बाहर से आया है, अननोन पार्टिकल जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आया है ना, उससे फाइट करती हैं। उसके अलावा इनको क्या बोला जाता है? उसके अलावा इनको बोला जाता है मेमोरी सेल, इनको बोला जाता है मेमोरी सेल। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि इनको मेमोरी सेल क्यों बोला जाता है। देखो, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो भी बाहर से पार्टिकल आ रहा है सब वही कर रहे हैं, ये स्पेशल नहीं है जो कर रही हैं, ये भी तो यही कर रही हैं, है ना। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स ये भी तो यही काम कर रही हैं, बाहर से आए बैक्टीरियाज को, फंगी को, पैरासाइटिक जो भी चीज़ें हैं उनको, उनसे बचा रही है हमारी बॉडी को, है ना। लिम्फोसाइट स्पेशली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती चली जाती है ना। जितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज बनाए, जैसे कि हमें फीवर हो रहा है, कोई कोल्ड हो रहा है, बाहर से कुछ भी कोल्ड, किसी को जुकाम हमारे घर में हुआ, है ना। अब जुकाम तो ऐसी चीज़ है, कोल्ड कफ ऐसी चीज़ है जो एक से दूसरे में बहुत इजीली फैल जाता है। ठीक, अब मुझे कोल्ड हो गया, मुझे जुकाम हो गया, है ना, गला खराब हो गया, किसी को था तो उससे मुझे भी हो गया, तो मेरी डब्ल्यूबीसी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी, और वो एंटीबॉडीज जो कफ कर रहे हैं मुझे उनसे लड़ेगी, उन वाले पार्टिकल से लड़ेगी, है ना। और जब वो फाइट करती हैं, जब ये फाइट करती है ना, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिससे आपने हमेशा देखा होगा कि कोल्ड वगैरह में हम लोग ढीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल फीवर सा लगता ही लगता है ना। तो इसी वजह से होती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज इन कोल्ड कफ करने वाले जितने भी बीमारी हैं, थोड़ी बहुत भी बीमारी होती है ना, हमारा शरीर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? थोड़ा सा टेम्परेचर उस टाइम पर हमारी बॉडी का बढ़ता ही बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी जो एंटीबॉडीज बना रही है, लिम्फोसाइट जो भी एंटीबॉडीज बना रही हैं, वो उससे फाइट कर रही हैं, और उस दौरान हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता ही होता है। ठीक है,
अब देखो, इतना समझ आया। मेमोरी सेल, मेमोरी सेल इनको क्यों बोला जाता है? देखो होता क्या है, जैसे हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं बच्चे का, अपना भी जब हम छोटे थे तो वैक्सीनेशन यानी कि बच्चों को इंजेक्शंस लगते हैं, है ना, बीसीजी का इंजेक्शन लग गया, नहीं तो पोलियो की दवाई हो गई, ये सब क्या है, ये वैक्सीनेशन ही तो है। ये क्या करते हैं, क्या पोलियो की दवाई इसलिए पिलाई जाती है कि पोलियो हो रहा है तभी? नहीं, पहले से पिलाई जाती है। क्यों पिलाई जाती है? ताकि इन फ्यूचर पोलियो से, पोलियो करने वाला, पोलियो कॉज करने वाला कोई भी पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर घुसता है इन फ्यूचर में, है ना, तो क्या करती हैं ये मोनोसाइट जो हैं, ये लिम्फोसाइट को जाकर एक्टिव करती हैं, अरे कोई आया है ना। और अगर आपने वैक्सीनेशन लगवाया हुआ है तो लिम्फोसाइट क्या करेंगी, उसके अगेंस्ट जो पोलियो का पार्टिकल, हम पोलियो कॉज करने वाला पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगी जो उससे लड़ेगी और वो पोलियो कॉज करने वाले पार्टिकल्स को वहीं पर खत्म कर देगी। अगर हमने वैक्सीनेशन लगवाया है तो तभी तो याद करेगी कि अरे ये वाला पार्टिकल ऐसा है और इसको ऐसे बाहर करना है। ठीक है, जैसे मेरे घर में, हमारे घर में या ऑफिस में भी, है ना, कहीं पर भी पहले बता दिया जाता है, अरे ये आ सकते हैं भाई, ये आ सकते हैं, तो हमें पता है अगर वो आएंगे, अगर वो हमारे अच्छे के लिए हैं तो उनका वेलकम है, अगर हमारे नुकसान के लिए तो उनका इंतजाम पहले से करते हैं। अरे कोई गेट नहीं खोलेगा, गेट आएगा तो ऐसे ऐसे होगा, वैसे वैसे होगा, उनको भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता है ना ऐसे। तो वही चीज़ है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इन दोनों को मेमोरी सेल बोला जाता है। और ये मेमोरी सेल क्यों क्यों बोला जाता है, ये इस तरीके से वर्क करती हैं जो इन फ्यूचर भविष्य में हमें कोई भी बीमारी होने वाली हो तो उससे पहले से इंतज़ाम करके रखती हैं। और वो इंतज़ाम कौन होता है, वो इंतज़ाम क्या होता है, वो इंतज़ाम होता है कि हम पहले से वैक्सीनेशन करवा कर रखते हैं। ठीक है, तो मोनोसाइट लिम्फोसाइट को एक्टिवेट कर देती है। अगर जैसे मैंने पोलियो की दवाई नहीं पी, इन फ्यूचर कभी भी पोलियो का पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर आया, मुझे पोलियो कॉज कर दिया, पोलियो कॉज करने वाला पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर आया, मैंने पोलियो की मेडिसिन, पोलियो की दवाई कभी पी ही नहीं, तो मोनोसाइट लिम्फोसाइट को एक्टिव करेगी, लिम्फोसाइट क्या करेगा, वो एंटीबॉडीज बनाएगा और एंटीबॉडीज उससे लड़ेंगी। लेकिन वो एंटीबॉडीज उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगी जिस तरीके से तब वर्क करती जब मैं पहले से पोलियो की दवाई पी चुकी होती, है ना। अब पहले से दवाई पी नहीं तो एंटीबॉडीज के ऊपर पोलियो कॉज करने वाले पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं और पोलियो हो गया। और अगर मैंने पोलियो की दवाई पहले से पी हुई होती और पोलियो कॉज करने वाला कोई भी पार्टिकल मेरी बॉडी के अंदर आता तो मोनोसाइट फटाफट से एक्टिवेट कर देती किसको, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट को पता है कि भाई पहले से इसका इंतजाम करने के लिए बोला हुआ था, है ना, तो पोलियो का पार्टिकल मेरी बॉडी में आया, लिम्फोसाइट एक्टिव होकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई और एंटीबॉडीज बनाते ही वो पोलियो कॉज करने वाले पार्टिकल को मार देगा, उस पर वो हैवी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसलिए इनको मेमोरी सेल भी बोला जाता है, इसीलिए इनको मेमोरी सेल भी बोला जाता है। अब जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ, WBC फाइट करने का काम करती है। WBC क्या कर रही है, फाइट कर रही है। WBC क्या कर रही है, फाइट कर रही है। WBC क्या कर रही है, फाइट करती है। हाँ या ना, लड़ रही है हमारी बॉडी के अंदर भाई। किससे लड़ रही है, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है उससे लड़ रही है, फाइट कर रही है। तो इसको क्या बोला जाता है, फाइटर सेल। ब्लड की फाइटर सेल किसको कहा जाता है, WBC को कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या कहा जाता है WBC को, तो सोल्जर सेल, सैनिक कणिकाएं या कोशिकाएं, सैनिक कोशिका किसको कहा जाता है, सैनिक कोशिका किसको कहा जाता है, WBC को कहा जाता है। इसके अलावा और क्या कहा जाता है WBC को, इसके अलावा WBC को कहा जाता है बॉडीगार्ड। AURD, बॉडीगार्ड सेल किसको कहा जाता है, WBC को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई बॉडीगार्ड बनी हुई है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, हमें सेव करके रख रही है, जो बाहर से कोई आ रहा है उससे सेव कर रही है। बॉडीगार्ड वही तो करते हैं, आपको सेव करने का काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए बॉडीगार्ड सेल किसको कहा जाता है, WBC को कहा जाता है। उसके अलावा
3 नाम जो WBC के मैंने आपको बताए, सोल्जर, फाइटर और बॉडीगार्ड, तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं WBC के। तीनों ही नाम से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फाइटर सेल, सोल्जर सेल या बॉडीगार्ड सेल किसको कहा जाता है, तो WBC को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भाई फाइट कर रही है, कंटिन्यू लड़ रही है हमारी बॉडी के अंदर, है ना, जिससे हमें बचा रही है, तो बॉडीगार्ड का काम होता है। एक आपसे पूछा जा सकता है RBC और WBC का रेशो, तो याद रखना इनका जो रेशो होता है वो 601 होता है। RBC WBC का रेशो हमारे ब्लड के अंदर कितना होता है, 600:1। 600 RBC पर 1 WBC होती है। RBC क्योंकि मिलियंस में हो रही है भाई, और WBC 1000 में हो रही है, तो 601 का रेशो इसमें होता है। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने RBC की कमी, RBC की ज़्यादा होने से क्या प्रॉब्लम होती है ये पढ़ा था, ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे WBC। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे WBC की, ऐसे ही हम पढ़ेंगे WBC की कमी। WBC की कमी यानी कि नीचे की तरफ, नीचे मतलब एरो नीचे की तरफ का मतलब होता है WBC की कमी हो रही है। ये एरो नीचे की तरफ ना लगाकर इसके बराबर में लगानी पड़ेगी। WBC की कमी है ना, एरो नीचे की तरफ है यानी कि इसकी कमी हो रही है, एरो ऊपर की तरफ होता तो यानी कि इसकी अधिकता होती। अब देखो, जो चीज़ आपकी बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया कर रही है उसी की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है ना वो वीक हो जाएगा। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि WBC की कमी हो रही है। WBC की कमी है तो हमारा इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी दे रहा है वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा तो इसका मतलब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होकर हम जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू हो जाएंगे। कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी को हम इजीली कर सकता है, क्योंकि WBC कम है, वो फाइट कर नहीं पाएगा इतना। ठीक, तो हम लोग ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसको बोला क्या जाता है, देखो अभी मैंने बताया था कमी के लिए पीनिया का यूज़ करते हैं, ल्यूकोपीनिया। जब WBC की बहुत ज़्यादा कमी हमारी बॉडी के अंदर आ जाती है ना, तो उसको बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। हम किस स्टेज पर हैं, एक तरीके के ल्यूकोपीनिया स्टेज पर है, यानी कि WBC की बहुत कमी हो गई है, इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो गया है कि आप जल्दी जल्दी बीमार होंगे। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी को ईजिली बीमार कर सकता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी को ईजिली अटैक कर सकता है, और अटैक करने के साथ साथ वो आपको बहुत ईजिली बीमार कर सकता है। ऐसे ही WBC की अधिकता भी हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा WBC हमारी बॉडी के अंदर बन रही है। हमारी बॉडी के अंदर WBC बहुत ज़्यादा बन रही है, बहुत ज़्यादा बन रही है, यानी कि जितनी 1000 में होनी चाहिए कई कई ज़्यादा, 8,000 से 10,000 मैंने बोला, उससे कई ज़्यादा बन गई है ना। 20,000 हो गई है, 25,000 हो गई है, इससे भी ज़्यादा हो गई है, तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर भाई। ठीक, तो भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, तो भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। देखो ये वाला डायग्राम क्या बताता है आपको, या इससे पहले हम पहले इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ये वाला था ना, हाँ ये वाला देखते थे, इसके बाद हम बात करेंगे। देखो पीनिया यानी कि कमी, अब ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ज्यादा होने पर होती है एक बीमारी ल्यूकोसाइटोसिस। और मेडिकल स्टेज, मेडिकल फॉर्म में इसी को क्या बोला जाता है, मेडिकल फॉर्म में इसी को, उसको ल्यूकोपीनिया बोला जाता है, और इसको बुलाता है ल्यूकेमिया, और इसको बोला जाता है ल्यूकेमिया, LEU, ल्यूकेमिया, इसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। WBC जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोला जाता है, और मेडिकल फॉर्म में, मेडिकली इस स्टेज को क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया बोला जाता है। और ल्यूकेमिया कौन सी स्टेज पर है, अगर हमारी मेडिकल स्टेज ल्यूकेमिया पर है तो ये स्टेज होती है हमारी कैंसर की, ये स्टेज होती है हमारी कैंसर की।
ठीक है, हमारी ब्लड में जो कैंसर होता है वो किस वजह से होता है, WBC देखो अगर बहुत ज़्यादा हो गई है, एक तो एक फाइटर सेल है, क्यों बोला जाता है इसको, ल्यूकेमिया के अंदर होता क्या है, ल्यूकेमिया के अंदर क्या होता है, WBC है और वो ज़्यादा हो गई हैं बहुत, ठीक, तो ज़्यादा होनी, और फाइटर सेल इनकी क्वालिटी है फाइटर, फाइट करना, तो जब WBCs हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ये आपस में फाइट करना शुरू कर देती है, ये क्या करती हैं, आपस में फाइट करना शुरू कर देती हैं, आपस में फाइट करती हैं, एक दूसरे को मार देती हैं, मारने के बाद ब्लड में ऑलरेडी क्लॉट जमना शुरू हो जाता है, इकट्ठी होनी, जब डेड सेल्स एक जगह इकट्ठी होंगी तो वो जम जाना शुरू, मतलब धीरे धीरे जमना शुरू कर देंगी, है ना, इकट्ठा होना शुरू कर देंगी, ब्लड के अंदर डेड सेल का क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, और धीरे 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 जब इस चीज़ को बहुत टाइम हो जाएगा ना, तो ये जाकर कौन सी स्टेज में आ जाएगा, ल्यूकेमिया स्टेज में आ जाएगा, और ल्यूकेमिया स्टेज में ही क्या बोला जाता है, हमारी बॉडी के अंदर वो स्टेज आती है कैंसर की, हमारी बॉडी के अंदर वो स्टेज आती है कैंसर की, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड कैंसर से रिलेटेड इस तरीके की चीज़ें आती है ना, तो वो ल्यूकेमिया वाली आती है, वो कौन सी आ जाती है, ल्यूकेमिया स्टेज पर कैंसर बन जाता है, या इसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाती है कैंसर की, ठीक। अब आपने एक बीमारी सुनी होगी HIV एड्स, है ना, एक एड्स की बीमारी है, एक बीमारी है एड्स, AIDS एड्स, ये किस वायरस से होता है, तो ये HIV वायरस से होता है, ये किससे होता है, HIV वायरस से होता है, ये HIV वायरस होता क्या है, ये HIV वायरस क्या करता है, देखो HIV वायरस जो होता है ये किस पर अटैक करता है, जो HIV वायरस होता है ये किस पर अटैक करता है, ये करता है अटैक ऑन WBC, ये करता है अटैक WBC पर, ये WBC को खाता है, ये वाला वायरस WBC को कम करना शुरू कर देता है, और जब WBC को कम करना शुरू कर देगा HIV वायरस, तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग जिसका होगा उसका बहुत डाउन हो जाएगा, ठीक, जिसके अंदर HIV वायरस आ गया वो क्या होता है, वो इंसान जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू होता है, जिसको एड्स होता है यानी कि उसके अंदर HIV वायरस है, HIV वायरस है, तो ध्यान रखना वो इंसान ना कभी ठीक नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई बीमारी, जुकाम खांसी बुखार कुछ ना कुछ दिक्कत उसको होती ही रहेगी, वो इंसान कभी ठीक हो ही नहीं सकता, ये ठीक तो ये होता शुरू हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, हर 10 दिन बाद हर हफ्ते उसको बुखार होना शुरू हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई इम्यूनिटी वीक हो गई उसकी, क्योंकि वो WBC अगर बन भी रही है तो HIV वायरस जो है वो WBC को कम किए जा रहा है, कंटिन्यू कम किए जा रहा है, तो इंसान कंटिन्यू बीमार होता ही होता है, ठीक है, और एक टाइम पर उसकी डेथ हो जाती है, तो जो HIV वायरस होता है वो क्या करता है, WBC पर ही अटैक करता है, ठीक है, HIV वायरस जो होता है वो WBC पर ही अटैक करता है, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स की, अब बात करते हैं हम लोग प्लेटलेट्स की, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, देखो ये 3 चीजें हैं, ये तीनों ही क्या हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBC हैं, ये तीनों ही क्या हैं, WBC है, इसकी जो ये वाली स्टेज है, ये वाला जो फॉर्म है इसका, ये वाला जो फॉर्म है इसका, ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला, ये जो फॉर्म है ये क्या है, ये नॉर्मल WBC है, ये क्या है, ये है नॉर्मल WBC, ये क्या है, नॉर्मल WBC है, इसमें कोई बीमारी नहीं है, ये ऐसी अगर WBC हमारे ब्लड में है तो कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, इसके अंदर देखो जो वाइट वाइट कलर की है ये क्या है, WBC ही है, ठीक है, इसके अंदर जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, यहाँ पर WBC आपको कम दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर WBC क्या है, कम है, यहाँ पे WBC कैसी है, कम है WBC, यहाँ पर WBC बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जब WBC हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है, ये तब का है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, वाइट वाइट कलर के जो स्पॉट्स हैं वो WBC के हैं, क्योंकि WBC वाइट कलर की होती है, ठीक है, इसमें तो नॉर्मल है, इसमें आपको दिख ही रहा है कम है ना, तो ये क्या है, WBC कम कम हो गई तो इसी को बोला जाता है ल्यूकोपीनिया, इसी को क्या बोला जाता है, ल्यूकोपीनिया, इसी को बोला जाता है ल्यूकोपीनिया, इसी को बोला जाता है ल्यूकोपीनिया, पीनिया यानी कि कमी, और जब WBC बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है
ल्यूकोसाइटोसिस, उसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। ये होती है कमी से और ये होती है ज़्यादा होने से। ये होती है कमी से, ये होती है ज़्यादा होने से। ठीक है, और इसी स्टेज को जब ल्यूकोसाइटोसिस की बीमारी आगे बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो एक टाइम पर इसकी मेडिकल स्टेज को क्या बोला जाता है? ल्यूकोपीनिया, ओ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, सी की जगह ना ये ल्यूकेमिया ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ। दोनों स्पेलिंग्स अलग अलग हैं, लेकिन ध्यान रखना चीज़ दोनों एक ही है। स्पेलिंग दोनों अलग अलग हैं, चीज़ लेकिन एक ही है, क्योंकि बुक्स के अंदर अलग अलग स्पेलिंग्स देखी गई हैं। तो स्पेलिंग्स पर इतना फोकस ना करके आप समझने पर फोकस ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको WBC पढ़ाई थी, यहाँ मैंने आपको WBC बताई थी 5 तरीके की, है ना। ये वही 5 तरीके की WBC हैं। WBC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक किया हुआ है ग्रैन्यू, एक किया हुआ है डार्क कलर से लिख देती हूँ, एक क्या हुआ है ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, और एक होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। ये कण की फॉर्म में नहीं होती, इसको अकणियाँ बोल देते हैं, और ये कण के रूप में होती हैं। ये कण के रूप में होती हैं, इसलिए इसको ग्रैन्युलोसाइट्स बोला जाता है। ये डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो कण के रूप में कौन कौन सी होती हैं? कण के रूप में होती हैं 3। कौन कौन सी? तो न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, और तीसरा बेसोफिल्स, और तीसरा बेसोफिल्स। ठीक, जो अग्रैनुलोसाइट होती है ये होती हैं 2। कौन कौन सी? ये होती हैं 2। ये कौन सी होती है? ये होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों एक होती हैं, और ये तीनों अलग अलग होती हैं। इतना ही डिफरेंस है इनमें, और इससे ज़्यादा और कोई अलग से डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे अपना। अब हम लोग चल रहे हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, हमने RBC पढ़ा, हमने WBC पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स। इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है, जैसे लाल रक्त कोशिकाएं थी, श्वेत रक्त कोशिकाएं थी, ऐसी प्लेटलेट्स को बिंबाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिंबाणु, बिंबाणु कणिकाएं बोला जाता है। इनको बोला जाता है बिंबाणु कणिकाएं। कैसे लिखा जा रहा है? ठीक से लिखा नहीं जा रहा है। इनको बोला जाता है बिंबाणु, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब जैसे RBC को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता था, WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता था, प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है? प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को बुलाता है थ्रोम्बोसाइट। याद रखना, साइट यानी कि सेल, थ्रोम्बो यानी कि प्लेट्स। ठीक, अब ब्लड में ही ये बनती हैं, क्योंकि पूरा ब्लड बोन मैरो में बन रहा है तो सब कुछ बोन मैरो में ही बनता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चीज़ें बोन मैरो में ही बनती हैं। लाइफ स्पेन 1 वीक से 2 वीक के बीच में होता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका लाइफ स्पेन इंपॉर्टेंट था RBC का, और WBC का 2 से 4। इसका लाइफ स्पेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा आज तक कभी गया नहीं, आगे भी नहीं पूछा जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्या है प्लेटलेट से? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये करता क्या है और कैसे करता है। ठीक है, देखो पहले तो इसका अमाउंट कितना होता है? 1.5 से
4.5 लाख के बीच में होता है, इतना होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स बॉडी में लाखों में होती है। ठीक है, तो 1.5 से 4.5 लाख के बीच में होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। इसके अलावा है इसका फंक्शन, के अलावा है इसका फंक्शन, इसका कार्य क्या होता है। तो याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसका। इसका काम है ब्लड क्लोटिंग कराना, ब्लड क्लोटिंग करना, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है रुधिर का थक्का, रुधिर का थक्का जमाना या बनाना, रुधिर का थक्का बनाना, जमाना नहीं बनाना। अब आप बोलोगे जी ये रुधिर का थक्का क्या है, ब्लड क्लोटिंग क्या है। तो आपने देखा होगा बचपन में, होता तो खैर अभी भी है, लेकिन आपने बचपन में बहुत देखा होगा कि जब हम खेलते थे तो हमारे यहाँ घुटनी, इस पे कोनी पर या फिर घुटनों पर, नीज पर, है ना, चोट लगी रहती थी। थोड़ी देर खून निकलता था, खून निकलने के बाद वहां पर पपड़ी सी जम जाती थी, है ना, और कुछ दिनों तक हम उस पपड़ी से खेलते भी रहते थे, उसे हटाने की कोशिश करते रहते थे। वो जो पपड़ी जम जाती है वो कैसे जमती है, अचानक से खून निकलना अपने आप बंद हो जाता है, और वहां पर एक उस वहां पर जो ब्लड इतना जम जाता है कि वो सूखता सूखता ड्राई होते होते एकदम पपड़ी सी जम जाती है। सभी ने देखा होगा, घुटने और कोहनियाँ 100% की सबकी छिली होंगी, है ना। हाँ, तो वो जो पापड़ी सी जम जाती है ना, जो क्लॉट जम जाता है ब्लड का, वो किसकी वजह से जमता है। तो याद रखना, वो प्लेटलेट्स की वजह से ही जमता है, वो प्लेटलेट्स की वजह से ही जमता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स नहीं होंगी, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होगी या कमी होगी, तो ऐसे इंसान को अगर चोट लग जाती है तो ऐसे इंसान का ब्लड बहता चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो वो रुकेगा नहीं, उसके अंदर ब्लड क्लॉट बनना बंद हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म जैसा हो जाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा एक बीमारी हीमोफीलिया, 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 PHI आएगा, शिट। ये एक बीमारी है हीमोफीलिया, ये एक बीमारी है हीमोफीलिया। ठीक है, ये बीमारी आपने सुनी होगी, इसको बोला जाता है एक रॉयल डिजीज। क्यों बोला जाता है इसको रॉयल डिजीज, क्योंकि ये एक रॉयल घर में हुई थी सबसे पहले। और किसको हुई थी, तो क्वीन विक्टोरिया नाम की एक महारानी थी, सुना होगा आपने, क्वीन विक्टोरिया, उनको ये बीमारी हुई थी हीमोफीलिया। इसके अंदर क्या हुआ था, उनको प्लेटलेट्स बनना ही बंद हो गया था, प्लेटलेट्स बनना बंद हो गया था, तो उनके बॉडी के अंदर खून की कमी, क्योंकि प्लेटलेट्स बननी बंद हो गई थी, है ना, तो उनका ब्लड के अंदर क्लॉटिंग ही नहीं होती थी। क्लॉटिंग होना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे ब्लड के अंदर, और वो नहीं होती थी, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो हीमोफीलिया क्या है, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो इसकी कमी से होता है, जो प्लेटलेट्स की कमी से होने वाली एक ऐसी बीमारी है हीमोफीलिया, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोफीलिया किसी कमी से होता है, WBC की, RBC की, है ना, प्लाज्मा की, किसी कमी से होता है। तो किसकी कमी से बताएंगे, प्लेटलेट्स की कमी से बताएंगे। ठीक है, अब देखो, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। क्या अकेला प्लेटलेट्स होता है जो ब्लड क्लॉटिंग करता है, नहीं, ब्लड क्लॉटिंग का काम कभी भी अकेले नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग का काम कभी भी अकेले नहीं होता। ब्लड क्लॉटिंग के लिए और भी एलिमेंट्स जिम्मेदार होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, जिसकी हेल्प से ब्लड की क्लॉटिंग हमारी बॉडी में होती है, सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं होती है। क्या क्या होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले विटामिन, कौन सा विटामिन होता है जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो याद रखना विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी है हमारी बॉडी में, विटामिन के नहीं है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। दूसरा कैल्शियम, दूसरा क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम भी हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग कराने में मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा प्लेटलेट्स तो हैं ही, प्लेटलेट्स तो हैं ही,
इसके अलावा हमारी बॉडी में होते हैं कुछ प्रोटीन्स, उसके अलावा हमारे ब्लड में होते हैं कुछ प्रोटीन्स, और ये प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रोटीन्स आपके पाए जाते हैं प्लाज्मा में, है ना। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, उनके नाम याद रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो ब्लड क्लॉट कराते हैं। ठीक है, मेन तो इसमें एक ही है, पर आप 2-3 नाम याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं। थ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिन होता है, और एक होता है फाइब्रिनोजन, और एक होता है फाइब्रिनोजन। ठीक है, मैंने आपको 4 प्रोटीन्स लिखाए हैं। ये चारों प्रोटीन जो होते हैं वो ब्लड क्लोटिंग कराने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन चारों में से कोई एक तो होगा जो बहुत ज़रूरी होगा। वो कौन सा होगा? तो याद रखना, इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका फाइब्रिनोजन, वो है आपका फाइब्रिनोजन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन? तो फाइब्रिनोजन, क्योंकि फाइब्रिनोजन प्रोटीन जब वर्क करना शुरू करता है ना ब्लड क्लोटिंग के लिए, तो उसमें ये सब प्रोटीन हेल्प करते हैं उसकी। ठीक है, लेकिन जो मेन प्रोटीन होता है वो होता है फाइब्रिनोजन। जो मेन प्रोटीन होता है वो क्या होता है? फाइब्रिनोजन ही होता है, और आपके एग्जाम में फाइब्रिनोजन ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, प्लेटलेट्स, विटामिन के, कैल्शियम, प्रोटीन, ये चारों चीज़ें हैं जो आपकी प्लेट्स ब्लड क्लोटिंग कराने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये था आपका प्लेटलेट्स। कमी से क्या होगा या ज़्यादा होने से क्या होगा वो देखते हैं। कमी से तो मैंने आपको बताया बीमारी, प्लेटलेट्स नहीं होगी तो क्या होगा? ब्लड क्लॉट होना कम हो जाएगा। अब देखो, अब क्या दूसरी चीज़ ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड ही क्या पढ़ते हैं? एक होता है एंटी क्लॉटिंग केमिकल। एंटी क्लॉटिंग केमिकल हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। एंटी क्लॉटिंग केमिकल हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। उस केमिकल का नाम बहुत बार एग्जाम ने पूछा है कि उस एंटी क्लॉटिंग केमिकल का नाम क्या होता है? तो याद रखना हेपरिन, इसको हिपैरिन करके भी बोलते हैं, हेपरिन या हिपैरिन कुछ भी बोल सकते हैं, हेपरिन या फिर हिपैरिन। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर एंटी क्लॉटिंग होता है। एंटी क्लॉटिंग क्या होता है ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल क्या, थोड़ा सा नाम और इसके बारे में 1-2 चीज़ें पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़नी है। अब देखो, आपसे पूछा जाएगा हिपैरिन क्या है, तो ये क्या है? एंटी क्लॉटिंग केमिकल भी बोल सकते हैं इसको। ये केमिकल से प्रोटीन की फॉर्म में पूछा गया, ये भी एक प्रोटीन की फॉर्म में ही हमारी बॉडी में होता है। पूछा जाएगा एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन क्या होता है, तो वो हिपैरिन होता है। ये हिपैरिन क्या करता है? देखो, क्लॉटिंग करना, जमाना, और एंटी क्लॉटिंग यानी कि इसका अपोजिट काम करना, क्लॉटिंग होने से रोकना। तो ये हिपैरिन जो होता है ये हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग होने से रोकता है, क्योंकि मैंने आपको बोला प्लेटलेट्स हैं और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है, तो ब्लड चोट लगने के बाद चोट वाली जगह पर ही क्यों क्लॉट कर देता है, बॉडी के अंदर क्लॉट क्यों नहीं कर देता, है ना। ये भी तो सोचने वाली बात है। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है, तो ब्लड की क्लॉटिंग हमारी बॉडी के अंदर ही क्यों नहीं हो जाती? वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जिसको बुलाता है एंटी क्लॉटिंग, यानी कि जो क्लॉटिंग के अगेंस्ट काम करता है, जो क्लॉटिंग हमारी बॉडी के अंदर नहीं होने देता। तो वो कौन सा होता है? हेपैरिन। वो कौन सा होता है? हिपैरिन होता है। ठीक है, अब हिपैरिन की कमी हो जाती है, सपोज ऐसा भी होता है किसी किसी के अंदर हिपैरिन की कमी हो गई, इस हिपैरिन की कमी हो गई, है ना, तो डॉक्टर क्या करता है? आर्टिफिशियल हिपैरिन बना देता है। सारी चीज़ें आर्टिफिशियल बन रही हैं आजकल, किसी चीज़ की कमी है तो आपको ओरिजिनल आकर थोड़ी वो काम करेगा, है ना, आर्टिफिशियल तरीके से काम होगा। तो इसकी कमी से डॉक्टर क्या बोल कर देते हैं? आर्टिफिशियल हिपैरिन बना देते हैं। आर्टिफिशियल हिपैरिन को क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल हिपैरिन को बोला जाता है हीरोडिन, उसको बोला जाता है हीरोडिन, उसको बोला जाता है हीरोडिन।
ठीक है, उसको बोला जाता है हीरोडिन। किसी और कलर में लिख देती हैं। इसको बोला जाता है हीरोडिन, इसको बोला जाता है हीरोडिन। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। हेपेरिन हीरोडिन से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि हेपेरिन क्या होता है। एंटी क्लोटिंग केमिकल या प्रोटीन हमारी बॉडी में पाया जाता है, जो क्या करता है, क्लोटिंग जमने ही नहीं देता, क्लोटिंग बनने ही हमारी बॉडी के अंदर नहीं देता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, इतना इनफ है। तो ये था आपका WBC और RBC और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, WBC RBC और प्लेटलेट्स के बारे में। अब आपका रह गया क्या, प्लाज्मा। अब आपका रह गया प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में क्या चीजें पाई जाती हैं, तो देखो कुछ नहीं है, बस एक दो चीजें पढ़नी है। वाटर, 90 से 99% वाटर ही पाया जाता है एक तरीके से, या 90 ही ले लो आप, 99% छोड़ दो। 90% वाटर होता है इसके अंदर, कुछ ग्लूकोज होता है इसके अंदर, कुछ मिनरल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं इसके अंदर, और कुछ होते हैं प्रोटीन्स, कुछ होते हैं प्रोटीन। ठीक है, लेकिन 90% इसके अंदर वाटर होता है, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। अब इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि प्रोटीन्स भी हैं, तो वो कौन कौन से पाए जाते हैं और कौन कौन से नहीं, और वो क्या करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा में आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा प्लाज्मा के बारे में आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, प्रोटीन्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो प्रोटीन्स के अंदर कौन कौन से, बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वो प्रोटीन थोड़े से ध्यान रखने हैं। देखो कौन कौन से प्रोटीन है, एक तो यही सारे प्रोटीन थे जो मैंने अभी लिखवाए थे, उसके अलावा ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमाइन, या एल्ब्यूमिन, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ठीक है, थ्रोम्बिन, और इसके साथ प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन के साथ साथ फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, ये दोनों होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमाइन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, यही पाए जाते हैं, इसके अलावा और तो ज़्यादा नहीं पाए जाते। ठीक है, अब देखो कौन सा, कौन क्या काम करता है, ग्लोब्यूलिन क्या काम करता है, तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। ठीक है, एल्ब्यूमाइन क्या करता है, ये आयरन बैलेंसिंग का काम करता है। ये क्या करता है, आयरन से रिलेटेड होता है, आयरन को बैलेंस करता है। जैसे वो इम्यूनिटी को बैलेंस कर रहा है, ऐसे ही आयरन को बैलेंस करता है। ठीक है, कम ज़्यादा होने में थोड़ी सी हेल्पफुल होता है। और क्या करता है, विस्कोसिटी ऑफ, विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है कौन, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। विस्कोसिटी होता है खून के अंदर गाढ़ापन, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए खून, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है वो यही काम करता है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, गाढ़ापन को मेंटेन करने की कोशिश करता है एल्ब्यूमिन, क्योंकि प्लाज्मा ही है हमारे ब्लड के अंदर, कम ज़्यादा होने से ब्लड बिल्कुल पानी की तरह होना शुरू हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और आपको याद रखना है, प्लाज्मा का कलर क्या होता है, ग्रीन येलोइश कलर होता है, येलोइश। प्लाज्मा का कलर जो होता है वो येलोइश होता है। तो येलोइश कलर किस पिगमेंट की वजह से हमारी बॉडी में होता है और इसको कौन बनाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कलर्स जो होते हैं वो किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से होते हैं। उसके पीछे कौन सा पिगमेंट काम करता है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, और वो कौन बनाता है वो, तो याद रखना बिलीरुबिन करके एक पिगमेंट होता है जो प्लाज्मा को थोड़ा येलो कलर देता है। और ये बनाता कौन है,
ये बनाता है आपका लीवर यानी कि यकृत, ये बनाता है आपका लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, तो प्लाज्मा थोड़ा येलोइश कलर का होता है और बिली रूबिन इसको येलो कलर देता है, और ये बिली रूबिन कौन बनाता है, तो लीवर बनाता है। आपको प्लाज्मा में बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, करता क्या है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, प्रोटीन होते हैं क्योंकि इसके अंदर। ठीक है, और पीएच वैल्यू को थोड़ा सा मेंटेन करता है, और क्या करता है, मेंटेन करके रखता है किसको, पीएच वैल्यू को, पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है, जिससे खून गाढ़ा या पतला होने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो यही था आपका प्लाज्मा, और कंप्लीट हुआ आपका ब्लड। यहीं से क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के अंदर और बाकी के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिएगा क्लास को। लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।